जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आप लोगों का भी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम चल रहा होगा। अच्छा, यही करता हूँ, उम्मीद यही करता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत किया है, आपने भी बहुत मेहनत किया है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामिनेशन में। तो आशा उम्मीद यही की जा सकती है कि आप लोगों का जो टैक्स का एग्जाम है वो बहुत बढ़िया गया होगा। और किसी का अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप टेंशन लेके कुछ करोगे भी नहीं, कर भी नहीं पाओगे नॉर्मली। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामिनेशन कैसा गया। मेरे उम्मीद से तो इजी ही होना चाहिए, आसानी होना चाहिए, बिकॉज बहुत मेहनत किया है अपने लोग ने इतना इतना दिन जो मेहनत किया है, बहुत सारे मैराथन्स, बहुत सारे एफर्ट्स जो लगाए हैं, उस हिसाब से आपका एग्जाम अच्छा ही जाना चाहिए। लेकिन अभी तो पता नहीं है मुझे, बिकॉज अभी तो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। अभी मैं ऑडिट का प्रिपरेशन के लिए आपको रेडी करवाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा गया है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामिनेशन, और प्लीज जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा, मतलब कि जेन्युइन बताइएगा आप लोग का एग्जाम कैसा गया। बाकी हमने, आपने कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी है। हमने रात दिन जग के आपके लिए मेहनत किया। कल भी रात को 2 बजे तक अपने लोग ने मेहनत किया। तो आप लोग बताओगे तो बड़ा खुशी होगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया। बिकॉज संजीवनी बूटी बोलो या वन शॉट बोलो, इतना इतना वन शॉट, बाप रे बाप, कम से कम 10-20 घंटे का वन शॉट हमने लिया है इनडायरेक्ट टैक्स का, ऊपर से इतना इतना ये मेहनत। तो आप लोगों का आईडीटी का पेपर अच्छा जाना चाहिए। अब बात करते हैं, आईडीटी तो हो गया है, अब अगर अच्छा गया है तो ज्यादा उछलना भी नहीं है, अगर खराब गया है तो ज्यादा मायूस भी नहीं होना है, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में अब वो पेपर नहीं है, सीधा सा बात है। तो बात करते हैं अब ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का क्या करें? तो बेटा जी, ऑडिटिंग का जैसे कि आप लोग जानते हो कि संजीवनी बूटी यही भगवान है, इसी को आपने भगवान माना है। सिम 1 से लेके सिम 5 तक आप लोगों को संजीवनी बूटी ही पास करवाया है। तो बेटा इस बार भी सेम 6 में भी आपको संजीवनी बूटी ही पास करवाएगा। अगर संजीवनी बूटी से क्वेश्चन नहीं आया ना तो यह ब्रह्मांड से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन पेपर सच में टफ होगा, ठीक है। लेकिन आपको, आपने अगर सेम 1 से सेम 5 तक संजीवनी बूटी पर ट्रस्ट किया है तो इस बार भी आपको यही पढ़ना है ऑडिट के लिए। अब बहुत बच्चे लोग बोलते हैं ना, ऑडिट कहां से पढ़े, आईएफएस कहां से पढ़े। एक ही उपाय, संजीवनी बूटी, क्योंकि संजीवनी बूटी बहुत रिसर्च के साथ बनाया जाता है नॉर्मल। तो मैं शुरुआत में ही आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑडिट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑडिट का मार्केट से बुक खोजिएगा अगर, तो कम से कम 300-400 पेजेस का बुक्स मिलेगा ऑडिट का। लेकिन ऑडिट को हमने ये संजीवनी बूटी में सिर्फ 63 पेज में समाप्त किया है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी टीम बहुत एफर्ट देते हैं ये संजीवनी बूटी बनाने में, और ये संजीवनी बूटी से ही छप के आएगा, ये संजीवनी बूटी से ही छप के आता है। और अगर बेटा किसी दिन देखो कि संजीवनी बूटी से छप के नहीं आया, मतलब समझना क्वेश्चन पेपर सच में टफ था, आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया, सीधा सा मतलब इसका यही है। तो आप लोग जो बोलते हो कि थियोरी सब्जेक्ट कहां से पढ़े, एक ही भरोसा, एक ही चीज, संजीवनी बूटी। बहुत सारा टीचर लोग को तो देख रहे हैं भाई, पुराना साल का मैराथन को चेप दे रहा है। पुराना साल का मैराथन को देखिएगा, फंस जाइएगा, बिकॉज पुराना साल का कुछ कुछ टॉपिक्स अलग था, इस साल का कुछ कुछ टॉपिक्स अलग है। तो काइंडली आप लोग संजीवनी बूटी पे भरोसा कीजिए, नहीं करेंगे आप ही पछताएंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता देता हूं, ऑडिट एंड एश्योरेंस का बहुत ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बता देता हूं। देखिए, आपने ऑडिट कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कुछ नहीं पढ़ा, हमको नहीं चाहिए, हमको पता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा ऑडिट में। तो आप लोग के लिए हम बता दें कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का वन शॉट ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपको पढ़ना कहां से है सर? आपको पढ़ना है संजीवनी बूटी। हम ट्राई करेंगे कि आज रात तक पूरा का पूरा ऑडिट, सातों के सातों यूनिट हम खत्म कर दे आज रात तक। आज रात तक एकदम तहस नहस कर दे, पूरा सातों का सातों यूनिट लेट जग के हम खत्म कर देंगे। हम सारा वन शॉट जो है यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, सातों के सातों यूनिट। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस ये सारे यूनिट्स आप लोगों को देखने हैं, और एक एक यूनिट देखिए, एक एक यूनिट को याद कीजिए, फिर एक यूनिट देखिए, एक यूनिट को याद कीजिए। यूनिट 1 देखिए, यूनिट 1 को याद कीजिए, यूनिट 2 देखिए, यूनिट 2 को याद कीजिए। याद कीजिए मतलब 4-5 बार रीड कर लीजिए और बना बना के लिख के आ जाइएगा। हाँ जी हाँ, बना बना के लिख के आ जाइएगा, लेकिन 4-5 बार रीड करना पड़ेगा, कंटेंट सेम लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे रहे हो, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा।
तो बना बना के लिख के तब आइएगा जब आप 4-5 बार रीड कीजिएगा। तो यूनिट नंबर 1 का वन शॉट देखिए यूट्यूब से, और देखने के बाद उसको याद कीजिए पहले, उसके बाद यूनिट नंबर 2 उठाइए, उसके बाद फिर यूनिट नंबर 3। ऐसे ही 7 यूनिट्स हम लोग आज रात को अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। कल आप लोग अगर लाइक करोगे, 1000 लाइक अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में हो गया और सारे के सारे वन शॉट की वीडियो में हो गया, सपोर्ट दिखाओगे, कमेंट करोगे, तो कल मैं कुछ एक्स्ट्रा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन लाऊंगा। मैं कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊंगा, एक्स्ट्रा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। वो ज्यादा नहीं रहेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन पेपर अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आप लोगों को बचाएंगे। तो मैं कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊंगा, साथ ही साथ में सीक्रेट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मतलब कि दूंगा अगर आप चाहोगे तो। कल, आज नहीं, कल। लेकिन आज आपको पहले क्या करना है, आज आपको पहले सबसे पहले संजीवनी बूटी पढ़ना है। संजीवनी बूटी का एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक एक क्वेश्चन। ऑलरेडी ऑडिट बहुत बड़ा है, ऑलरेडी ऑडिट 300-400 पेजेस, 500 पेजेस का रहता है। उसको हम 63 पेजेस में ला दिए। अब इससे छोटा नहीं कर सकते बाबू, इससे छोटा करेंगे फेल हो जाओगे तुम। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप संजीवनी बूटी को खत्म कीजिए। संजीवनी बूटी की एक वीडियो को आप देखिए, यूनिट नंबर 1 देखिए, यूनिट नंबर 1 याद कीजिए, यूनिट नंबर 2 देखिए, यूनिट नंबर 2 याद कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 4 यूनिट आज हो जाना चाहिए आपका, कम से कम 4 यूनिट। ऑडिट का साथ है ना, कम से कम 4 यूनिट आज हो जाना चाहिए, और कल दोपहर में आपका 3 यूनिट हो जाना चाहिए। और कल शाम को हम कुछ एक्स्ट्रा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। वो क्वेश्चंस करने के बाद आपका ऑडिट का तैयारी पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ऑडिट में क्या पढ़ना है, ऑडिट में बस आपको संजीवनी बूटी और ये एक्स्ट्रा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन पढ़ना है। दैट्स इट माय बॉय, दैट्स इट। और पुराना मैराथन मत देखिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। पुराना बुक, पुराना मैराथन, सीबीसीएस का सिलेबस का कुछ भी मत देखिए आप लोग। सीसीएफ का सिलेबस का देखिए, वो क्वेश्चन पढ़िए जो क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों का कल्याण हो सके। तो संजीवनी बूटी को पढ़िए अच्छे से, एक्स्ट्रा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन जो कल शाम को आएगा उसको अच्छे से पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं हो जाएगा काम, मैं गारंटी देता हूं हो जाएगा। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो ठीक है। तो प्लीज एक बार लाइक करो एंड प्लीज एक बार कमेंट करो, बोलो वी आर रेडी फॉर इट, वी आर रेडी सर, ऐसे करके बोलो, वी आर रेडी टू क्रैक ऑडिट एग्जाम। ऑडिट फोड़ना है, ऑडिट फोड़ना है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो, ऑडिट फोड़ना है ना। चलो तो आइए यूनिट नंबर 3 को जरा देखते हैं, यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं जरा ध्यान से, क्या है क्या नहीं है यूनिट नंबर 3। आइए देखिए, यूनिट नंबर 3 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अपने लोग एक कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है और रिस्क असेसमेंट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अपने लोग एक कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है, इस चैप्टर में आप अपने लोग उसके बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइए सबसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, क्या है, पहले इंटरनल कंट्रोल समझाइए। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि जब एक कंपनी अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोसीड्यूर्स बनाती है नॉर्मली, कि ताकि कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, कंपनी में कोई एरर्स ना हो, कंपनी में असेट्स हमारे सेफ रहे, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। अगर कंपनी अपने इंटरनल मैनेजमेंट पे कंट्रोल करके रखती है, अपने इंटरनल मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया से कंट्रोल करके रखती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, प्रोसीड्योर बनाती है, कि हमारा इंटरनल मैनेजमेंट हमारे बस में रहे, कोई घपलाबाजी ना करे। मान लो कि मैं अपना सारा का सारा, अभिषेक झा क्लासेस में चलाता हूं नॉर्मली, मैं अपना सारा का सारा ड्यूटी मैं अपना स्टाफ को दे दिया नॉर्मली, और मैं उसके काम में दखल अंदाजी कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरा स्टाफ तो घपलाबाजी करने लगेगा, फ्रॉड करने लगेगा। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीड्योर्स को सही तरीके से चले। इसीलिए हमको इंटरनल कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपना इंटरनल मैनेजमेंट पर निगरानी रखनी पड़ेगी अपने। आइए पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। Internal control means the system of policies, procedures, methods and rules adopted by the management to ensure proper conduct of the business.
एक कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए, एक कंपनी में फ्रॉड्स ना हो, एक कंपनी में एरर्स ना हो, एक कंपनी का असेट सुरक्षित रहे, इसके लिए वो कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है, वो कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाता है, प्रोसीड्योर्स बनाता है, मेथड्स बनाता है, रूल्स बनाता है अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। मैंने अपने स्टाफ के लिए, मैंने अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीड्योर्स, कुछ मेथड्स बनाए हैं ताकि मेरा स्टाफ जो है वो फ्रॉड ना कर सके, एरर्स ना हो पाए कंपनी में, मेरा असेट्स जो है वो सेफ गार्ड हो पाए, जितना भी असेट्स मेरा कंपनी का है वो सुरक्षित रह पाए। ठीक है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एंड मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही से रिकॉर्ड हो पाए, ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में घपलाबाजी है। अब मान लो ना कि मैं अपने एम्प्लॉयज को बोला कि तुम अपने मन मर्जी से काम कर, जा अपने अपने मन मर्जी से काम कर। मेरा एम्प्लॉय क्या करता है, दिन भर खाली मोबाइल मोबाइल घाटता है, दिन भर खाली मोबाइल घाटता है, अकाउंट्स का रिकॉर्ड ठीक से नहीं करता, नॉर्मली बहुत फ्रॉड करता है, बहुत एरर करता है, लालची इंसान है मेरा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को अगर खुला सांड की तरह मैंने छोड़ दिया उसको कि जो करना है वो करो, फिर तो वो फ्रॉड करेगा, फिर तो वो मुझको भी डुबाएगा, मेरी कंपनी को भी डुबा के चला जाएगा नॉर्मली। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कि अपना इंटरनल मैनेजमेंट को पकड़ो, उसके लिए पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स, मेथड, रूल्स, रेगुलेशंस बनाओ, और इंटरनल मैनेजमेंट को भी आप जब निगरानी से देखते हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल मैनेजमेंट पर कंट्रोल है आपका, सीधा सा बात है। इंटरनल कंट्रोल मतलब इंटरनल मैनेजमेंट पर कंट्रोल है। ठीक है, तो सीधा सा बात लिखिएगा, इंटरनल कंट्रोल मींस द सिस्टम ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स, मेथड्स एंड रूल्स अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब एक मैनेजमेंट जब कुछ पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स, मैनेजमेंट रूल्स अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाती है कि सही तरीके से बिजनेस चले, हमारे जो असेट्स है वो सुरक्षित रहे, फ्रॉड्स ना हो, एरर्स ना हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ओके ना, क्लियर है, मक्खन है एकदम। एक बार लाइक कर दीजिए। आइए, तो लिखा हुआ एक गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड हेल्प्स द ऑडिटर रिलाइज ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग ऑडिट। जब एक ऑडिटर साहब ऑडिट करने आते हैं तो सबसे पहले वो वही चेक करता है कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। जब एक ऑडिटर साहब ऑडिट करने आता है, तो सबसे पहला चीज वो वही चेक करता है कि ये कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसका एफिशिएंसी कैसा है। अगर उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर साहब को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा ऑडिट करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज उस कंपनी का ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। ठीक है, अच्छा, अब बोला गया है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अरे भैया, एक अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल क्यों करना है, एक कंपनी क्यों अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, क्यों क्यों करना है इंटरनल कंट्रोल, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल कंट्रोल इसीलिए करना है कि हमारे असेट सुरक्षित रहे, कोई यहां पे घपलाबाजी ना करे, हमारा जो असेट है, प्रॉपर्टीज है, स्टॉक है, कैश है, वो सुरक्षित रहे। मान लो कि मैं एक तो दुकान चला रहा हूं, ठीक है, मैं अपना स्टाफ पे ध्यान नहीं देता, तो स्टाफ तो गले से चोरी भी कर सकता है। मैं एक तो दुकान चला रहा हूं और मैं काउंटर पे नहीं बैठता, कैश काउंटर पे, एक तो मैंने नया नया स्टाफ हायर किया, तो वो तो गले से चोरी भी कर सकता है कैश। तो इंटरनल सिस्टम इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपने कैश को, स्टॉक को, मशीनरी को प्रोटेक्ट कर सको। बहुत सारे स्टाफ ऐसे होते हैं जो गोडाउन से चोरी करते हैं, गोडाउन से स्टॉक वगैरह चोरी करते हैं, मालिक का गोडाउन से स्टॉक वगैरह चोरी करते हैं, कैश वगैरह चोरी कर लेते हैं। तो ये सब ना हो, इसीलिए इंटरनल मैनेजमेंट को भी काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरनल मैनेजमेंट को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्टाफ नया नया है तो उसको फुली ट्रस्ट मत करो, उसको देखो, उसको परखो क्या कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टाफ आपका कैश चोरी कर सकता है, स्टॉक चोरी कर सकता है, मशीनरी चोरी कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है नॉर्मली। फिर प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कोई फ्रॉड या कोई एरर होने से बचाता है, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कोई एरर नहीं कर पाएगा, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है,
एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बहुत बढ़िया तरीके से आप हर एक ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर पाओगे। आप अगर एक स्टाफ को खुला खुला छोड़ दियो नॉर्मली, तो वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, वो कैसे अकाउंटिंग कर रहा है, कैसे पता चलोगे? वो ठीक तरीके से अकाउंटिंग भी कर रहा है, वो कैसे पता लगेगा नॉर्मली? ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखो। इट इंश्योर्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए आपको इंटरनल कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा फुल एफिशिएंसी के साथ चले, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से चले, फुल एफिशिएंसी के साथ चले, तो इंटरनल कंट्रोल तो आपको रखना पड़ेगा। फिर कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी है उसको आप कंप्लाई करो। मतलब कि ये इंश्योर करता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय है वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मानता है। इट इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉय फॉलो मैनेजमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीड्यूर्स और फैसिलिटेट्स ऑडिट वर्क। Strong internal control system helps the auditor reduce audit risk and perform audit more effectively. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो एक ऑडिटर को भी काम करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो एक ऑडिटर सबसे पहले आके वही चेक करेगा कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसको भी बड़ा मजा आएगा, ऑडिटर को भी बड़ा मजा आएगा। काच कुत्ते की मौजा लागछे, वाह। क्लियर है? क्लियर है? तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी में, कि आपके कंपनी के अंदर जो स्टाफ, आपके कंपनी के अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट काम कर रहा है उसको कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में रखना उसको। आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वो कुछ भी करेगा, चोरी फोड़ी करने लगेगा। ठीक है, आइए देखिए फिर वापस सेम सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखिए एडवांटेज पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, सबका आंसर एक ही है। हम क्या बोले भैया, कभी भी क्वेश्चन में एडवांटेज पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, फीचर पूछे, मेरिट्स पूछे, ऑब्जेक्टिव्स पूछे, आंसर एक ही चेप के आइएगा, आंसर एक ही चेप के आइए। देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या एडवांटेजेस है, वही सब कि आपका असेट्स को प्रोटेक्ट करता है, असेट्स को सुरक्षित करता है, मतलब कि सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स या प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, एकदम सेम। रिडक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, एकदम सेम पॉइंट्स के एरर्स और फ्रॉड्स कम होंगे। एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है, कि आप जो अकाउंटिंग करते हो आप बेटर अकाउंटिंग कर सकोगे नॉर्मली, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जरूरी है। इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का काम करने का एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। फैसिलिटेट्स ऑडिट, हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब ये सेम आंसर आपको चेप देना है जो आप लोग को पढ़ा है ना ऑब्जेक्टिव, ये सेम आंसर आप लोग को इंपॉर्टेंस में भी चेप देना। हम क्या बोले कि आपको एडवांटेज पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, फीचर पूछे, मेरिट्स पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सबका आंसर एक। क्लियर है बाबू? ओके, अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट क्या होता है। आइए, इंटरनल ऑडिट क्या होता है? तो इंटरनल ऑडिट का मतलब कि कंपनी के अंदर जो इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं अगर वो ऑडिट कर रही है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एक ऐसा टाइप का ऑडिट है कि अगर कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज से कुछ ऑडिट करवा रही है नॉर्मली, उसको बोलते हैं अपने लोग इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि कंपनी के अंदर किया गया इंडिपेंडेंट चेकिंग प्रोसेस नॉर्मली, मतलब हम बाहर से ऑडिटर नहीं बुला रहे हैं, हम अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर ही एक बार ऑडिट कर रहे हैं, हम अपने कंपनी के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज से ऑडिट करवा रहे हैं नॉर्मली, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, तो इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि कंपनी के अंदर किया गया इंडिपेंडेंट चेकिंग प्रोसेस जिसमें कंपनी का अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस चेक किया जाता है। ठीक है, मेरे कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज से जो मैं अपना ही कंपनी का ऑडिट करवा रहा हूं उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑडिट। मैं इंटरनली एक बार चेक कराना चाहता हूं कि मेरा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइए देखिए
इंटरनल ऑडिट मीन्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी, मतलब अकाउंट्स फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी का पूरा एग्जामिनेशन and conducted by the employees of the organizations to help the management in improving efficiency and effectiveness of the business operation। देखिए कितना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मोस्ट इजी लैंग्वेज में। इसको छोड़ के दूसरा नोट पढ़ोगे डूब जाओगे पूरा, इजी लैंग्वेज में। इंटरनल ऑडिट एक्ट्स एज a tool of management control and helps in evaluating internal control system of the organizations। तो इंटरनल ऑडिट इसीलिए किया जाता है कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके। इंटरनल ऑडिट इसीलिए क्या आता है कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके, और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब हम खुद से एक बार देखेंगे नॉर्मली। अब देखिए एग्जाम आ गया, आपका एग्जाम कौन लेता है? आपका एग्जाम लेता है सीयू। लेकिन कभी कभी आप खुद से भी तो एग्जाम लेके देखते हो कि मैं खुद से अपना एग्जाम लेके देखूं मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। आप खुद भी तो टेस्ट लेते हो ना खुद का। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट। जब कंपनी खुद का ऑडिट करवाता है खुद के ही एम्प्लॉयज से, जब कंपनी अपने ही इंटरनल एम्प्लॉयज से खुद का ऑडिट करवाता है नॉर्मली, जहां पे वो अपने अकाउंट, जहां पे अपने फाइनेंस और ऑपरेशनल एक्टिविटीज को चेक करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, ऑडिट का मतलब कंपनी के अंदर किया गया ऑडिट, कंपनी के अंदर किया गया ऑडिट जिसको खुद के एम्प्लॉयज के थ्रू करवाया जा रहा है, नॉर्मली बॉस करवाता है। ठीक है सर, ये सब किया क्यों जाता है नॉर्मली? तो स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। देखिए ये इसीलिए क्या आता है कि एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को चेक कर पाए, वो जो अकाउंट्स आप मेंटेन किए वो सही है कि नहीं है इसको चेक कर पाए नॉर्मली, इसीलिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसीलिए भी किया जाता है कि कोई फ्रॉड्स या एरर्स हो तो उसका आप डिटेक्शन कर पाओ। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई एरर हो रहा है, उसको आप जान पाओ, पहचान पाओ, इसीलिए भी किया जाता है इंटरनल ऑडिट। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आपके कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको आप एग्जामिन कर पाओ कि आपका कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा काम कर रहा है, आपका कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, आपका कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट खोखला है या अच्छा है, कैसा काम कर रहा है, उसको प्रॉपर्ली आप इवैल्यूएट कर पाओ। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आप बेटा इंटरनल ऑडिट इसीलिए भी करते हो क्योंकि आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, अच्छा हो सके, आपका आपका जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके, कंपनी और ग्रो कर सके। फिर इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड पॉलिसीज, तो आप इंटरनल ऑडिट इसीलिए करते हो कि क्या मैनेजमेंट सारा का सारा रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह क्या फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है देखने के लिए। इंटरनल ऑडिट चेक्स वेदर एम्प्लॉइज फॉलोज मैनेजमेंट पॉलिसीज रूल्स लीगल रिक्वायरमेंट। इंटरनल ऑडिट इसीलिए भी करते हो कि सारे के सारे एम्प्लॉइज रूल्स रेगुलेशंस लॉस वगैरह सब कुछ फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए भी इंटरनल ऑडिट किया जाता है। और इंटरनल ऑडिट के वजह से मैनेजमेंट को भी एक असिस्टेंस मिलता है, मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलता है। इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड सजेशंस एंड रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट के वजह से दोस्तों मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है, सजेशंस मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बात समझे गाइस? एक लाइक कर दो, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं भाई कि तुम लोग को सब कुछ समझ में आ रहा। भाई एक लाइक कर दो, एक प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक कर दोगे तो ऑडिट एकदम चमका दूंगा, ऑडिट भी तुम्हारा सुपर जाएगा भाई, पक्का से पक्का, मैं गारंटी देके बता रहा हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा तुम लोगों को ऑडिट में। बस 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 एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बहुत अच्छे हो, आप खूबसूरत हो, तुम हुस्न पड़ी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निर्वाह। चलो आ जाओ, आओ बात करते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस। आप सबसे पहले इंटरनल चेक सिस्टम को समझिए जरा ध्यान से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकाउंट्स में अपने लोग ने बचपन क्लास में पढ़ा था जर्नल, उसके बाद अपने लोग पढ़ा था लेजर, उसके बाद अपने लोग पढ़ा था ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो है वो जर्नल बनाता है, ठीक है, वो कंपनी का एक एम्प्लॉय जो है वो जर्नल बनाता है, एक एम्प्लॉय लेजर बनाता है, ठीक है, एक एम्प्लॉय मान लीजिए ट्रायल बैलेंस बनाता है।
आप समझिए, इंटरनल चेक सिस्टम समझ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटरनल चेक सिस्टम समझा रहा हूं, ठीक है। तो रामू बोल के जो एम्प्लॉय है वो बेटा जर्नल बनाता है, श्यामू बोल के एम्प्लॉय है, जो श्यामू बोल के एम्प्लॉय है वो लेजर बनाता है आप लोगों का, और प्राणु बोल के एम्प्लॉय है वो ट्रायल बैलेंस बनाता है। रामू बनाता है वो जर्नल, फिर ये श्यामू बनाता है लेजर, और प्राणु बनाता है ट्रायल बैलेंस। तो एक बात समझिए कि रामू जब जर्नल बनाएगा और श्यामू को जब फॉरवर्ड करेगा, ये लो जर्नल, तो ये जर्नल देख के श्यामू तो लेजर बनाएगा ना, मतलब रामू जब जर्नल बना के देगा तब तो वो लेजर बन पाएगा, जर्नल के बाद ही तो वो लेजर बन पाएगा, बताइए। हाँ सर। तो श्यामू, रामू जब यहाँ पे रामू रामू यहाँ पे जैसे ही वो जर्नल बनाएगा और श्यामू को फॉरवर्ड करेगा, ये लो, तो श्यामू पहले ये जर्नल को चेक करेगा, श्यामू पहले ये जर्नल को चेक करेगा, उसके बाद वो लेजर बनाएगा नॉर्मली, उसके बाद वो आगे प्रोसीड करेगा। वैसे ही ये लेजर को जब प्राणु को फॉरवर्ड किया जाएगा तो प्राणु पहले ये लेजर को चेक करेगा, उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस को बनाएगा। तो इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम के तहत वो दूसरा आदमी पहला आदमी का काम ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा चेक सिस्टम बनाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि दूसरा आदमी पहला आदमी का ऑटोमेटिकली काम चेक कर लेगा कि वो काम सही किया कि गलत किया नॉर्मली। अब बात समझे कि रामू ने यहाँ पे जो जर्नल बनाया और जर्नल बना के जो श्यामू को देगा, तो श्यामू पहले ये जर्नल को चेक करेगा, इसके बाद ही तो वो लेजर बना पाएगा। श्यामू को पहले ये जर्नल को मतलब कि चेक करना पड़ेगा कि जर्नल अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, कैसा बनाया कैसा नहीं बनाया, उसके बाद ही ये लेजर बना पाएगा। और श्यामू जब ये लेजर को प्राणु को देगा तो प्राणु पहले ये लेजर को चेक करेगा, उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाएगा नॉर्मली। तो इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे दूसरा इंसान पहला इंसान का ये काम को ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि ये कैसा काम किया, अच्छा काम किया है या खराब काम किया है। इसी को बोलते हैं, इस रिश्ते को बोलते हैं अपने लोग भैया इंटरनल चेक सिस्टम। क्लियर है? तो ई बुक में दिया गया है, ई बुक में बहुत अच्छा से दिया गया इंटरनल चेक सिस्टम, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है, ये मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखिए मीनिंग क्या दिया हुआ है इसका सर। इंटरनल चेक सिस्टम मींस अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज अमंग एम्प्लॉइज सो दैट द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। मतलब एम्प्लॉय की ड्यूटीज को कुछ इस तरीके से बांटा जाता है कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर सके। इंटरनल चेक सिस्टम में एम्प्लॉय का काम कुछ इस तरीके से बांटा जाता है कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है, बेटा ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है। बात समझा कि नहीं? और इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि जब इंटरनली आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑडिट करते हो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मींस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एक्टिविटीज कंडक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने एम्प्लॉयज के थ्रू कुछ ऑडिट करवाते हो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल ऑडिट। मतलब बाहर वाले सीए साहब को नहीं बुलाए हो, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करवाए हो। इंटरनल ऑडिट का मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने एम्प्लॉयज के थ्रू जो ऑडिट करवाया जाता है, बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, ऐसे बस टेस्ट करने के लिए, उस ऑडिट को अपने लोग क्या बोलते हैं? उस ऑडिट को बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका? ऑब्जेक्टिव है मतलब इंटरनल चेक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनल चेक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कि कोई एरर ना हो पाए, कोई फ्रॉड ना हो पाए नॉर्मली। और इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि आप अकाउंट्स एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज को अच्छे से चेक कर पाओ, इसीलिए आप इंटरनल ऑडिट करते हो नॉर्मली। ठीक है। फिर नेचर, इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। ये जो इंटरनल चेक सिस्टम है ना, इंटरनल चेक सिस्टम, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। अब बात समझे, इंटरनल चेक सिस्टम जो है ये बस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का छोटा सा पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का छोटा सा पार्ट है इंटरनल चेक सिस्टम। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म है, ये इंटरनल ऑडिट अपना अलग ही है। इंटरनल ऑडिट किसी का पार्ट वार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है। अच्छा, इंटरनल चेक सिस्टम को कौन कौन परफॉर्म करता है? इंटरनल चेक सिस्टम को रेगुलर एम्प्लॉयज परफॉर्म करता है। ठीक है। और इंटरनल ऑडिट को जो ये परफॉर्म करेगा वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है।
इंटरनल चेक सिस्टम को रेगुलर एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा, मतलब रेगुलर जो एम्प्लॉयज है वही परफॉर्म करता है इंटरनल चेक सिस्टम को। और इंटरनल ऑडिट को जो परफॉर्म करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि इंटरनल ऑडिट को कौन परफॉर्म करेगा, इंटरनल ऑडिट को कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है। स्कोप इज लिमिटेड टू चेकिंग डे टू डे ट्रांजेक्शंस। इंटरनल चेक सिस्टम में बस आप डे टू डे ट्रांजेक्शंस को चेक करते रहिए, अपना काम करते रहिए। बस अपना काम एक एम्प्लॉय करता है, ऑटोमेटिकली दूसरे का काम चेक हो जाता है, बस इतने तक ही स्कोप है इंटरनल चेक सिस्टम में। और इंटरनल ऑडिट में होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेटा चेक करना, कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डेटा है, ऑपरेशनल डेटा है, इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल है, उसको पूरा का पूरा चेक करना, पूरा कंपनी को खदेड़ देना, नॉर्मली उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, क्लियर है? इतना पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आइए आइए जी, अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट क्या होता है। सेम। तो इंटरनल कंट्रोल मींस द सिस्टम of policies, procedures and method adopted by the management to control business activity। इंटरनल कंट्रोल का मतलब आप अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करिएगा, कौन से पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, मेथड आप लगाइएगा उनको कंट्रोल करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल का मतलब आप अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करिएगा, उसका पूरा का पूरा प्रोसीड्योर है इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर ऑडिट करवा रहे हो, नॉर्मली आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर अपने ही एम्प्लॉय से ऑडिट करवा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एसेट्स एंड प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड। इंटरनल कंट्रोल क्यों क्या आता है? एसेट्स को बचाने के लिए, एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकने के लिए, एरर्स और फ्रॉड्स को रोकने के लिए। और इंटरनल ऑडिट क्यों किया आता है? इंटरनल ऑडिट इसीलिए करवाया जाता है कि हम चेक कर पाए इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम चेक कर पाए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, इसीलिए अपने लोग इंटरनल ऑडिट करवाते हैं नॉर्मली। नेचर, इट इज द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। ये जो सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल, ये मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करता है, और ये एक इंडिपेंडेंट चेकिंग सिस्टम है, ये अलग है पूरा, इंटरनल ऑडिट एकदम अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया स्कोप इज वेरी वाइड, यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है। इंटरनल कंट्रोल में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कवर होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कवर होता है, और यहाँ पे सिर्फ रिव्यू और इवेल्युएशन किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे कि काम कैसा चल रहा है, काम का रिव्यू करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड्स करेंगे, सिंपल सा बात। इंटरनल कंट्रोल को कौन परफॉर्म करता है? इंटरनल कंट्रोल जो है वो रूटीन एम्प्लॉइज मतलब रेगुलर एम्प्लॉइज परफॉर्म करता है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट को कौन परफॉर्म करता है? इंटरनल ऑडिट को वही परफॉर्म करेगा, सुनो वापस, इंटरनल ऑडिट को वही परफॉर्म करेगा जिसका मैनेजमेंट बोलेगा नॉर्मली। ठीक है, ये मैनेजमेंट जिसको अपॉइंट करेगा वही इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करेगा, सीधा सा बात। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंटिव है और इंटरनल ऑडिट जो है वो डिटेक्टिव एंड करेक्टिव है, सीधा सा बात है। पढ़ लीजिएगा इसको, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इज इट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव एन इंटरनल ऑडिट। क्या ये कंपलसरी है कि हर एक कंपनी को इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा? बोला गया है क्या ये कंपलसरी है कि हर एक कंपनी को इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा? बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया स्टैट्यूटरी ऑडिट तो करना ही पड़ता है, एक साल में एक बार सीए साहब को बाहर से बुला के आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा। तो क्या इंटरनल ऑडिट भी कंपलसरी है, ये करवाना पड़ेगा क्या? यहां पे बोला गया नहीं, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है। नो, इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी। हर एक कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अंडर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली सर्टेन केसेस ऑफ कंपनी, कुछ कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी है। कुछ ऐसे कंपनीज है जिसको ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि तुम लोग इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करके रखो। इंटरनल ऑडिटर मतलब वो एम्प्लॉयज होते हैं जो इंटरनल ऑडिट करती है। कुछ ऐसे कंपनीज है जिसको ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोला जाता है कि तुम लोग इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करके रखो, बीच बीच में इंटरनल ऑडिट करवाते रहना तुम लोग।
लेकिन हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है इंटरनल ऑडिट। नो, नो, इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी। लेकिन सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कुछ कुछ कंपनी ऐसे, अपने इंडिया में कुछ कुछ कंपनी ऐसे हैं जिसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करके रखना पड़ता है। इंटरनल ऑडिटर मतलब वो एम्प्लॉय जो इंटरनल ऑडिट करेगा कंपनी का, जो इंटरनल ऑडिट करेगा कंपनी का। सो द रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स ऑन द साइज, टर्नओवर, बोरिंग एंड नेचर ऑफ द कंपनी। रिक्वायरमेंट्स जो है वो साइज के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, बोरिंग के ऊपर, नेचर के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है नॉर्मली। ठीक, आइए जरा ध्यान से देखिए, इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी है कुछ कुछ कंपनीज के लिए। कुछ कुछ कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिटर ऑडिट जो है वो कंपनी सबकी कंपलसरी है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज एंड स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज मस्ट कंडक्ट इंटरनल ऑडिट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। जो लिस्टेड कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, जो स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज है ना, नॉर्मली उन लोगों को इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है, उन लोगों को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ता है नॉर्मली। एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड बोर्डिंग। अब ये पूरा का पूरा कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पर डिपेंड करता है, कंपनी के सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, या कंपनी के बोरिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिपेंड करता है कंपनी का टर्नओवर के ऊपर या बोरिंग के ऊपर कि क्या एक कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। अगर मान लो कि टर्नओवर ज्यादा है तो ऑफकोर्स इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, अगर बोरिंग भी ज्यादा है तो ऑफकोर्स इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, और आपको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर कराना पड़ेगा। Certain private and public companies having prescribed turnovers, paid up capital, deposit or borrowing are required to appoint internal auditor। ठीक है, फिर दिया हुआ है नॉट मैंडेटरी फॉर स्मॉल कंपनी। ठीक है, अगर आप स्मॉल कंपनी में आते हो, नॉर्मली आपको हम कंपनीज एक्ट पढ़ाए थे सेम 5 में, अगर आप स्मॉल कंपनी में आते हो तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिट करना, आप नहीं कराओ। ठीक है, स्मॉल कंपनीज एंड कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर लीगल प्रोविजंस आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटरनल ऑडिट। अगर आप स्मॉल कंपनी है तो जरूरी नहीं है इंटरनल ऑडिट करवाना, मत करवाओ इंटरनल ऑडिट। आप जैसा ऑडिट करवाते हो कि साल में एक बार, वैसे ही ऑडिट करवाओ, इंटरनल ऑडिट मत करवाओ। हेल्प्स मैनेजमेंट इन कंट्रोल, हेल्प्स मैनेजमेंट इन कंट्रोल कि कंपलसरी ना होने पर भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इंटरनल ऑडिट करवाती है। ऐसा आपको कोई कंपलसरी नहीं बोला कि इंटरनल ऑडिट मत ही करवाओ, आपकी मर्जी, आप करवा भी सकते हो। अगर आपके लिए मैंडेटरी नहीं भी है, किसी किसी के लिए मैंडेटरी नहीं भी है, फिर भी वो लोग करवाते हैं इंटरनल ऑडिट, कि हम लोग को पता चल सके, हम लोगों को पता कि चल सके कि हमारा कंपनी का लूप होल्स कहाँ कहाँ है। तो इवन वेयर नॉट कंपलसरी, मेनी कंपनीज वॉलंटरी कंडक्ट इंटरनल ऑडिट फॉर बेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। वो लोग बेटर कंट्रोल एफिशिएंसी के लिए कंडक्ट करवाते हैं। इवन इफ नॉट कंपलसरी, बहुत सारे कंपनीज करवाते हैं ऑडिट, फिर भी इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अच्छा, इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा या चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा या क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा होती है। ठीक है, मतलब आप अपने कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट को रख रहे हो, वो आपके एम्प्लॉयज हैं। अब बात समझिए, इंटरनल ऑडिट तो भैया कंपनी के एम्प्लॉयज ही करते हैं, तो आप अपने कंपनी में एक क्वालिफाइड ऑडिटर को रख रहे हो, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को मैंने अपॉइंट करके रखा है, वो करता है मेरा इंटरनल ऑडिट, वो करता है मेरा इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड प्रोफेशनल। इंटरनल ऑडिट आंडू पांडू इंसान नहीं करता है, वो भी प्रोफेशनली करता है, लेकिन आप चार्टर अकाउंटेंट साहब को रख रहे हो अपनी कंपनी में अपॉइंट करके, उसको भैया वो तनख्वाह वनखा दे रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट को रख रहे हो, सीएमए वो आप रख रहे हो, वो लोग कर रहे हैं आप ऑडिट। एंड इंप्रूव्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंप्रूव्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल ऑडिट जो है वो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव कर देता है, उसकी सारी की सारी वीकनेसेस को हटा देता है। इंटरनल ऑडिट हेल्प्स मैनेजमेंट डिटेक्ट वीकनेस एंड इंप्रूव ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है, पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट यहां बोला हुआ है कि स्टेट विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट ऐसे टू व्हाट एक्सटेंट शुड ए स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलाई अपॉन इंटरनल ऑडिट। मतलब यहां पे बोला गया है एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक कंपनी को ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा एक साल में, तो एक एक ऑडिटर को कितना भरोसा करना चाहिए इंटरनल ऑडिट पे।
जो आउटसाइडर ऑडिटर है, जो हमारा आउटसाइडर ऑडिटर है, जो ये साल में एक बार ऑडिट करने आता है, उसको कितना भरोसा करना चाहिए इंटरनल ऑडिट पे, कितना भरोसा करूं मैं, उसके ऊपर यहां पे बात बोला हुआ है। तो ऐसे देखिए, अकॉर्डिंग टू एसए 610, देखिए ऐसे 610 के अकॉर्डिंग, अगर आप एक आउटसाइड वाला ऑडिटर हो, अगर आप एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो, स्टैच्यूटरी ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिट के काम पे बस कुछ हद तक भरोसा कर सकते हो, कुछ हद तक भरोसा कर सकते हो। बात बाकी एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा फुल रिस्पॉन्सिबल है एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपने ऑडिट काम के लिए। तो चाहे इंटरनल ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन एक आउटसाइडर वाला ऑडिटर को हमेशा अपना काम पे बिलीव रखना चाहिए। मतलब कि बात बाकी क्या काम हुआ है, इंटरनल ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रांग भी है तो एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर को, एक आउटसाइडर वाला ऑडिटर को जो आउटसाइड से आया है, उसको अपना काम करना चाहिए। बिकॉज अगर कभी ऑडिट खराब निकला तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल वो बाहर वाला ऑडिटर ही होगा। तो अगर काम करने आए चुपचाप काम करो, आलस मत करो कि इसका तो इंटरनल ऑडिटर है तो है, आप अपना काम करो, बस हल्का फुल्का बिलीव कर सकते हो इंटरनल ऑडिट पर, वो ज्यादा नहीं। ठीक है, तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एसए 610 के अकॉर्डिंग, using the work of internal auditor, a statutory auditor may use and rely upon the work on the internal auditor department to some extent। मतलब हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, एक एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर पे थोड़ा सा भरोसा कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। हमेशा एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर को अपना काम करना चाहिए। आप चाहे इंटरनल ऑडिट करवाए हो नहीं करवाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर को अपना काम करवाना चाहिए। साल में एक बार ऑडिट करने आए हैं, करके जाएंगे, अच्छे से करके जाएंगे। लिखा हुआ है देखो, हाउएवर द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिमेन्स फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे बोला गया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है लास्ट में वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर मान लो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा कर लिया और ऑडिट नहीं किया, अगर कुछ फ्रॉड निकला ना, तो लास्ट में यही इसी को पकड़ा जाएगा। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपना काम करना चाहिए, चाहे इंटरनल ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा हुआ है कि बिफोर रिलाइंग ऑन इंटरनल ऑडिट वर्क द ऑडिटर मस्ट इवेलुएट द इफेक्टिवनेस, इंडिपेंडेंस एंड कंपिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट सिस्टम। सबसे पहले एक आउटसाइड जो ऑडिटर आता है, सबसे पहले जो बाहर से ऑडिटर जो आता है, उसको सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना चाहिए। रिलाई करने से पहले, एक कुछ भी मतलब कि भरोसा करने से पहले आपको पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना चाहिए कि सब कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे वही है नॉर्मली कि कितना भी इंटरनल कंट्रोल ऑडिट हुआ है, कितना भी इंटरनल ऑडिट हुआ है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपना काम करना चाहिए। बिकॉज अगर बाद में कुछ फ्रॉड निकला तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा भाई, उसके लिए वो इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, उसके लिए वही स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, इसीलिए वो अपना काम करे भाई। ठीक है, आइए, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे दिया हुआ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। मतलब कि यहां पे क्या क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। सबसे पहले ऑडिटर का काम ये है, सबसे पहले आउटसाइड वाला ऑडिटर का काम ये, आउटसाइड वाला ऑडिटर का काम ये है कि सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो चेक करे। सबसे पहले ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम ये है कि सबसे पहले वो एग्जामिन करे कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही है कि नहीं है, कि भरोसेमंद है कि नहीं है, सीधा सा बात है। तो द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड फर्स्ट एग्जामिन वेदर द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल और नॉट। ठीक है, फिर असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर फिर ये चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर्स बिना किसी प्रेशर के काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये चेक करेगा, द ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑब्जेक्टिवली एंड विदाउट मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस। फिर ये ऑडिटर, आउटसाइड वाला जो ऑडिटर आया है, ये चेक करेगा ये जो इंटरनल ऑडिटर हुआ है, ये बिना कोई ये बिना कोई मैनेजमेंट प्रेशर के काम किया है ना, ये बिना कोई मैनेजमेंट प्रेशर के काम किया है ना, ये चेक करेगा नॉर्मली।
फिर चेकिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नॉर्मली, फिर ऑडिटर साहब चेक करेंगे, जो बाहर वाले ऑडिटर साहब है, कि जो इंटरनल ऑडिट हुआ है वो सही नॉलेज सही स्किल्स के साथ हुआ है कि नहीं, इन लोगों को ऑडिट करना आता भी है कि नहीं आता है। ये जो इंटरनल ऑडिटर है इन लोगों को कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल्स है वगैरह है कि नहीं है, इन लोगों को सही नॉलेज है कि नहीं है, ये चेक करेगा। ठीक है। रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, फिर ये जो ऑडिटर है बाहर 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 वाले जो ऑडिटर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिट वर्क में कितना कितना काम हुआ है। नॉर्मली इंटरनल ऑडिट में क्या क्या काम हुआ है, कितना कितना काम हुआ है। सो द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड एग्जामिन द क्वालिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मतलब कि ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट होगा उतना ज्यादा भरोसा होगा, सीधा सवाल। जितना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल होगा, जितना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, उतना ज्यादा अच्छा वो भरोसा होगा। नॉर्मली आप बोलते हो ना सर ये कब भरोसा होगा एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, एक मतलब एक ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर पे तब भरोसा होगा जब वो काम बहुत बढ़िया ढंग से किया हो और इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो। एक कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो कर लेता है भरोसा। फिर नो ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर ये चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर के दौरान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं किया नॉर्मली। ठीक है, सुनो, चाहे कितना भी इंटरनल ऑडिट हुआ, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ही होता है। चाहे आप कितना भी इंटरनल ऑडिट करो, एक फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ही होता है। इसलिए आंख मूंद कर स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है भरोसा नहीं कर सकता। इवन आफ्टर यूजिंग इंटरनल ऑडिट वर्क, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिमेन्स फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ही है। यूज इन लिमिटेड एरियाज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रूटीन में इंटरनल ऑडिट वर्क कर सकते हैं नॉर्मली कुछ एरियाज के लिए। ठीक है, अब इतना तक पढ़ो, हो जाएगा। इतना तक आप लोग पढ़ो, नॉर्मली हो जाएगा। तो कोई भी पूछे कि क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा कर सकता है, हाँ कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन कुछ पोर्शंस तक हल्का सा भरोसा कर सकता है, पूरा भरोसा नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा, ठीक है, वो हल्का सा भरोसा कर सकता है टू ये सम एक्सटेंट। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग 138, मतलब कि सेक्शन 138 के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इट्स स्कोप एंड फंक्शंस। मतलब एक इंटरनल ऑडिटर को जो हमारा इंटरनल ऑडिट करेगा उसको हम कैसे अपॉइंट करें, उसका क्या स्कोप है, क्या फंक्शंस है वगैरह वगैरह हम लोग को बताने बोला है नॉर्मली, कि क्या प्रोविजंस है, कैसे एक इंटरनल ऑडिटर को हम अपॉइंट करें। तो सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कि कुछ कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिट कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी के कंट्रोल, कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस को बढ़ाती है। कुछ कंपनीज के लिए, सर्टेन कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी है। कुछ कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट का है कंपलसरी है। तो वहां पे इंटरनल ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में प्रोविजंस अपने लोग पढ़ेंगे। देखिए आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि कंपलसरी अपॉइंटमेंट फॉर सर्टेन कंपनीज, मतलब सेक्शन 138 बोलता है कि कुछ एक कंपनीज को मतलब कि कंपलसरी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना ही पड़ता है। सेक्शन 138 मेक्स इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी फॉर सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड क्लासेस of companies such as listed companies and specified public and private companies. Appointment by board of director, तो इंटरनल ऑडिटर को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। हाँ, इंटरनल ऑडिटर को जो है एक कंपनी का पूरा इंटरनल ऑडिटर को जो है जो इंटरनल ऑडिट करेगा उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एलिजिबल इंटरनल ऑडिटर कौन कौन हो सकता है भैया, एक चार्टर अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट या अदर प्रोफेशनल, सीएस हो गया, सीए हो गया, सीएमए हो गया, ये लोग इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। एसीसीए का जो कोर्स करते हैं वो लोग भी, ठीक है। तो सीए लोग ही खाली
इंटरनल ऑडिटर नहीं होता नॉर्मली, सीए, सीएस, सीएमए या कोई भी अगर प्रोफेशनल दूसरा है तो वो लोग इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी जो है, इंटरनल ऑडिटर एक कंपनी के साइज के ऊपर एंड टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। एक कंपनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, एक कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर कंपनी हैविंग प्रेस्क्राइब्ड पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, डिपॉजिट एंड बोर्डिंग्स अंडर कंपनी रूल्स। तो पूरा का पूरा इंटरनल ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो कंपनी के साइज के ऊपर, कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। फिर देखिए, इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये इंश्योर किया जाता है कि जितना भी ऑडिट फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो बायसनेस नहीं होना चाहिए, वो मैनेजमेंट के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर किया जाता है कि इंटरनल ऑडिट जो है वो अपना ड्यूटीज को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे, किसी के प्रेशर में आके या किसी से घूस फूस लेके परफॉर्म ना करे। इंटरनल ऑडिटर शुड परफॉर्म ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स ऑनेस्टली टू द मैनेजमेंट और ऑडिट कमिटी एंड कंप्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंटरनल ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी भी रिक्शा वाला को इंटरनल ऑडिटर नहीं बना सकते, सॉरी। इंटरनल ऑडिटर वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड कंपनीज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड कंपनी रिक्वायरमेंट। बात समझी कि ना? बताओ जी, बताओ सर, समझिए। आइए अब स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट पढ़ते हैं। सर ये इंटरनल ऑडिट में क्या क्या होता है बताइए, इंटरनल ऑडिट में क्या क्या होता है? स्कोप पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट में अपने लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मान लीजिए वाउचर्स हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, हम लोग नॉर्मली उसका एग्जामिन करते हैं, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट में जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है, इसको पूरा का पूरा चेक किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट में अपने लोग बिजनेस ऑपरेशंस एफिशिएंट है कि नहीं है उसको चेक किया जाता है, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट रिव्यू। स्कोप इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस, कि बिजनेस एफिशिएंट है कि नहीं है। फिर इंटरनल ऑडिट में अपने लोग ये कंप्लायंस को चेक करते हैं कि कंपनी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहा है ना, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो कर रहा है ना। फिर इंटरनल ऑडिट करके ये पता चलता है कंपनी क्या फ्रॉड्स कर रहा है, क्या एरर्स कर रहा है, सब कुछ पता चल जाता है, इरेगुलरिटीज। अगर ये कंपनी में कुछ फ्रॉड्स हो रहा है, एरर्स हो रहा है, वो सब कुछ इंटरनल ऑडिट से पता चल जाता है। और रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट आल्सो एग्जामिन्स बिजनेस रिस्क। इंटरनल ऑडिट करने के बाद ये भी पता चल जाता है कि बिजनेस रिस्क कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आइए, फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एक इंटरनल ऑडिटर का क्या मतलब कि एक इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? एक इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है मतलब एक इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, क्या क्या करता है एक इंटरनल ऑडिटर? सबसे पहले तो भैया वो इंटरनल ऑडिटर जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है। इंटरनल ऑडिटर चेक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू इंश्योर करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। उसके बाद वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करता है कि सारा का सारा इंटरनल कंट्रोल्स वो सिस्टम सब कुछ सही है कि नहीं, सारा का सारा इंटरनल मैनेजमेंट सब कुछ सही है कि नहीं, कितना इफेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो सब चेक करता है इंटरनल ऑडिटर। फिर अगर कोई फ्रॉड्स है तो उसको वो डिटेक्ट करता है नॉर्मली। इंटरनल ऑडिटर का ये भी काम है कि ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उसको वो डिटेक्ट करेगा। फिर वो मैनेजमेंट को एडवाइस भी करता है। एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो मैनेजमेंट को एडवाइस भी करता है, वो सजेशंस भी देता है, रिकमेंडेशंस भी देता है कि ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, वैसे वैसे काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर वो ये भी इंश्योर करता है कि सारा का सारा वो कंप्लाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस वो हर कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं, सारा का सारा कंप्लाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस सब कुछ फॉलो कर रहा है कि नहीं नॉर्मली। प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो क्लियर है। फिर वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। एक इंटरनल ऑडिटर के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी भी बढ़ता है, और साथ ही साथ
वो ये सब काम करके इंटरनल ऑडिटर अपना ये टास्क को परफॉर्म करके एक आउटसाइड वाला ऑडिटर को भी हेल्प करता है, मतलब एक वो आउटसाइड वाला ऑडिटर को भी हेल्प करता है। प्रॉपर इंटरनल ऑडिटर सिस्टम स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट रिस्क। क्लियर? बहुत इजी चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था, जो कि आप लोगों को दिला सकता है 10 मार्क्स का ये चैप्टर है भैया। पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संजीवनी पे बूटी पहले घोल के पीजिए, उसके बाद कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा देंगे, बहुत बढ़िया से ऑडिट का प्रिपरेशन हो जाए, विश्वास मानिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतना ही था, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।